नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आर.ओ. री एग्जाम के लिए 5वां टेस्ट सीरीज जीएस का लेकर उपस्थित हूं। इसके पहले हम लोगों ने 4 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही दोस्तों, हमने आर.ओ. री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज भी शुरू किया है, जिसमें अभी तक हमने पर्यायवाची, विलोम व तद्भव तत्सम टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप आर.ओ. सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज के जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आर.ओ. री एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इनके 100% है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, किस रूप में? शांतिकारक औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है एथिल एल्कोहल और ऑप्शन डी है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग शांतिकारक औषधि के रूप में किया जाता है। दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, इससे आपका स्वयं का भी मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो है पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग शांतिकारक औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। किसमें? मिर्गी रोग के उपचार में। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है, किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए, कालिदास, रघुवंश, तो ये सही है। भास स्वप्नवासव दत्तम, तो भास की रचना स्वप्नवासव दत्तम है, ये भी सही है। सुबंधु कादम्बरी दिया है, तो ये गलत है। कादम्बरी किसकी रचना है? ये सुबंधु की नहीं है। किसकी है? ये बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, और हर्ष की रत्नावली है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। सुबंधु की रचना कादम्बरी नहीं है बल्कि बाण भट्ट की रचना है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कादम्बरी की रचना बाण भट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। सुबंधु संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये वासव दत्ता के रचयिता है। किसके? वासव दत्ता के रचयिता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन कथन 1 है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो देखिए कथन पे ध्यान दीजिए, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। और कारण है, क्यों नहीं हुआ है विकास, उसका कारण दिया है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो कारण भी सही है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और वह उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, जिसमें कहा गया है कि कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है। ठीक है, यानी नदियां सूखी रहती हैं, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन दिया है 1979, तो बिल्कुल सही है। पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में। दूसरा ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 लाया गया था, तो ये भी सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो वहां एजेंडा 21 लाया गया था। तीसरा विकल्प है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। तो देखिए ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 है, तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिए। 1997 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 हुआ था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये गलत है। कार्बन व्यापार किसके तहत लाया गया है? वो लाया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। किसके? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन व्यापार लाया गया है, तो ये गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन का संरक्षण आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल के सबसे संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या संबंधित है? ओजोन क्षरण को बचाना। ठीक है ना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ओजोन क्षरण संबंधित है। ठीक है ना। पांचवा प्रश्न आज का, भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं। आपको बताना है भारत के उन नगरों का नाम जिनमें सर्वाधिक मलिन बस्तियां प्रस्तावित है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो भारत का वह नगर कहाँ है जहां सर्वाधिक मलिन बस्तियां प्रस्तावित हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सर्वाधिक मलिन बस्तियां प्रस्तावित हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य हैं। शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम। देखिए तमिलनाडु में 507 शहर हैं, मध्य प्रदेश में 303 है, उत्तर प्रदेश में 293 हैं, कर्नाटक में 206 हैं और महाराष्ट्र में 189 बस्तियां ऐसी हैं जो स्लम प्रतिवेदित हैं। ठीक है ना, स्लम से उन्हें स्लम घोषित किया गया है। ठीक है ना, तो उसमें बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु में सर्वाधिक स्लम बस्तियां हैं। ठीक। छठा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। तो ऑप्शन ए है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जब बंगाल की विजय किया तो खूब लूटपाट की, तो इससे उन्हें पर्याप्त धन मिला। ठीक है। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये भी सही है, उस समय अंग्रेजों की नौसेना सबसे मजबूत थी। तो देखिए इसमें दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही है, ए और बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इनमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, क्या है? अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत और बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति। ठीक है, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व इत्यादि कारण थे अंग्रेजों की सफलता के। ठीक है। सातवां प्रश्न आज का, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण आपको बताने हैं कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। तो ऑप्शन ए है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिल्कुल सही, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है क्योंकि संविधान की पहली लाइन है हम भारत के लोग। ठीक है। चौथा ऑप्शन है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो यह गलत है, भारत में एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। ठीक है, शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत यहाँ लागू है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए।
तो देखिए 1, 2, 3 सही है और चौथा ऑप्शन गलत है क्योंकि भारत में एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, शक्ति का संकेंद्रण नहीं किया गया है। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। ठीक है, तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र के एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? आपको बताना है कि भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए है हिमाद्री, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी है विंध्याचल श्रेणी। तो इसमें सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? वह है हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, यह नवीन बलित पर्वत है, तो यह सबसे नवीनतम श्रेणी है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमाद्री श्रेणी नवीन बलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हिमाद्री श्रेणी नवीन बलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम पर्वत श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन है। कौन सबसे प्राचीन है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन। अब देखिए नवीनतम आप हिमाद्री जान गए और सबसे प्राचीन अरावली है, दोनों याद रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। हिमाद्री श्रेणी किसे कहा जाता है? यह महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए 9वां प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह क्या होता है? ऑप्शन ए है वह कुछ ऊपर उठ रहा है, ऑप्शन बी है वह कुछ नीचे जाता है, ऑप्शन सी है वह उसी तल पर रहता है और ऑप्शन डी है वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो देखिए जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो देखिए नदी का जल मीठा होता है और सागर का जल जो है वह खारा होता है। चूंकि सागर में नमक मिला होता है इसलिए सागर के जल का जो घनत्व होता है, सागर के जल का घनत्व अधिक होता है नदी के जल की अपेक्षा। तो जब कोई जहाज कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले जल में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना। यह उत्प्लावन बल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, आज का हमारा 10वां प्रश्न है, समृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आज भी मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। ठीक है, तो समृद्धि की सीमा या लिमिट ऑफ ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है ब्रंटलैंड आयोग और ऑप्शन डी है एजेंडा 21। तो समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था क्लब ऑफ रोम ने। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा किसने दिया? ये दिया क्लब ऑफ रोम ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अप्रैल 1968, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे। इनकी रोम के एकेडमिया डी लिंसी, कहाँ? एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम, एकेडमिया जो डी लिंसी में जो बैठक हुई उसी से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ है। इसी क्लब ऑफ रोम द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। इसी क्लब ऑफ रोम ने द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया। ठीक है ना। चलिए
11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो वह सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ उपलब्ध है, आप उसे आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है बोथनिया की खाड़ी, फ्रांस दिया है। ऑप्शन बी है बैफिन की खाड़ी, अर्जेंटीना दिया है। ऑप्शन सी है कारपेंट्रिया की खाड़ी, कनाडा दिया है। और ऑप्शन डी है टोनकिन की खाड़ी, वियतनाम दिया है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए, बोथनिया की खाड़ी फ्रांस बिल्कुल सही है। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में स्थित है, ये भी सही है। कारपेंटरिया की खाड़ी कनाडा में स्थित है, ये भी सही है। जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में नहीं स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। किसके मध्य? स्वीडन और फिनलैंड के। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि टोनकिन की खाड़ी जो है वह वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। ठीक है, तो ये पूरे जितने प्रश्न हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट मेंशन कर दे रहा हूँ। आप इस प्रश्न को कहीं नोट कर लीजिएगा या इसको बार बार दोहरा के रट लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है ग्वालियर में, ऑप्शन सी है झांसी में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? वह है ग्वालियर में स्थित है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। यह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले, देखिए ये प्रश्न एक बार अभी हाल ही में पूछा गया है पीसीएस परीक्षा में। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन कहाँ रहते थे? किसके दरबार में? तो वो रीवा या भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी। ये पूछा जाता है कि किसकी उपाधि कंठाभरण बाणी विलास की है, या किसने तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी, या अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि तानसेन की थी, जिसे अकबर ने दिया था। तानसेन का मकबरा जो है वह ग्वालियर में स्थित है। ठीक है ना, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां प्रश्न है, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। फिर से सुनिए, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। तो देखिए, ऑप्शन ए है यह राष्ट्रपति को जाएगा, बिल्कुल नहीं, यह गलत है। ऑप्शन बी है लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, ये भी गलत है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, ये भी गलत है। इस मामले पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ऑप्शन डी है यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार कर ले। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर जो है राज्यसभा कोई सिफारिश करती है
और लोकसभा उसे स्वीकार करे या न करे तो उसे पारित समझा जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त है एवं राज्यसभा के अधिकार सीमित है। अतः यदि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में कोई संशोधन किया है तो लोकसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर सकती है। कौन? लोकसभा। ठीक है ना। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि राज्यसभा ने कोई संशोधन के लिए कहा है तो वह माने ही, वह उसे वैसे भी पारित कर सकता है जैसा लोकसभा चाहते हैं। ठीक है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आपको उस पौष्टिक तत्व का नाम बताना है जो अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, यह बिल्कुल आवश्यक है। फास्फोरस, यह भी आवश्यक है। फ्लोरीन भी दांतों के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो दांतों का क्षरण होने लगता है और दांत पीले हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आयोडीन है। आयोडीन जो है अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। आयोडीन शुगर कंट्रोल के लिए है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। कौन? आयोडीन जो है वह थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ट्राइसेम, अगस्त 1979 दिया है, तो बिल्कुल सही है। ट्राइसेम की शुरुआत अगस्त 1979 में हुई थी। ऑप्शन बी है एनआरईपी, एनआरईपी अक्टूबर 1980 दिया है, ये भी सही है। एनआरईपी की शुरुआत 1980 में हुई थी। जेआरवाई मतलब जवाहर रोजगार योजना, ये अप्रैल 1995 दिया है, ये गलत है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, ये 1989 में हुई थी। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में हुई थी, अप्रैल 1989 में हुई थी। तो ये ऑप्शन गलत है। SGSY यानी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999, तो ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1989 को। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना, इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम शामिल थे। एक एनआरईपी मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और दूसरा था आरईजीपी रूरल एम्प्लॉय गारंटी प्रोग्राम। ठीक है ना। इसमें 2 योजनाएं शामिल थी। 16वां प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, तो ये भी सही है कि उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ऑप्शन सी है उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो ये अनुदारवादी पार्टी नहीं थी, ये थी उदारवादी पार्टी। ठीक है। तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो कब? 1892 ईस्वी में
ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक दिया है, ऑप्शन सी है नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ दिया है, और ऑप्शन डी है रेयान रूपांतरित स्टार्च दिया है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये आपको भी पता है। एस्पार्टेम जो है ये संश्लेषित मधुरक का काम करता है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ को कहते हैं, ये भी सही है। रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है। ठीक है ना, तो यह डी ऑप्शन जो है यह सही है, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए रेयान जो है यह विनिर्मित फाइबर है। क्या है? रेयान विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों या यथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है? ये विनिर्मित फाइबर है और इसे प्राकृतिक स्रोतों, वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये कथन है। कारण है इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कथन और कारण इसमें से कौन सही है और एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तो कथन बिल्कुल सही है। चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कारण है इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, तो कारण भी सही है। इसका विरोध इन्होंने किया था, लेकिन आंदोलन स्थगित क्यों हुआ यह बात कारण में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आंदोलन का जो स्थगन हुआ था वह चौरी चौरा घटना के कारण हुआ था, जिसका उल्लेख कारण में नहीं दिया गया है। ठीक है ना, चौरी चौरा घटना के कारण आंदोलन का स्थगन किया गया था, तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में, कब? फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण चौरी चौरा की हिंसक घटना थी। साथ ही CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव। तो बखिरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये उन्नाव में नहीं है। ये कहाँ है? ये संत कबीर नगर जिले में है। कहाँ? संत कबीर नगर जिले में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक, दूसरा ऑप्शन दिया है ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर दिया है, तो ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में नहीं है। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में ओखला वन्यजीव अभयारण्य है। तीसरा ऑप्शन दिया है सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई दिया है, तो यह बिल्कुल सही है। सांडी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरदोई में स्थित है। चौथा दिया है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती दिया है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती में नहीं है। कहाँ है? यह है ललितपुर में। ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह ललितपुर में है। यह प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही यूपी PCS, RO, यूपी पुलिस आदि की परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रश्न को पूरी तरह तैयार करिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिले में,
तथा महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है ना, तो अतः विकल्प सी सही सुमेलित है। चलिए आज के 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अंगामी नागालैंड दिया है, ऑप्शन बी है बीरहोर झारखंड दिया है, ऑप्शन सी है खस अरुणाचल प्रदेश दिया है, ऑप्शन डी है टोडा तमिलनाडु दिया है। तो कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो देखिए टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं टोडा जनजाति, तो बिल्कुल सही है। अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है, ये भी सही है। बीरहोर झारखंड की जनजाति है, ये भी सही है। खस जनजाति जो है वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो खस जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। खस कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है ना। क्या है? खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन प्रश्नों की PDF उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों हम ROARO यूपी PCS की परीक्षा के साथ साथ यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं।